स्टार्ट हो गया जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता क्या है ना। ये शुद्ध जल की मोलरता है। ऑप्शन दे दिया 50, 55.6, 50, 100, 18। तो इसकी मोलरता क्या है? मोलरता क्या है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, मोलरता क्या होती है? मोलरता क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। किसके लिए? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्या है? विलायक में विलेय की मात्रा कितनी है, इसे क्या बोलते हैं? मोलरता। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 में किस डिवाइडेड बाई क्या? आणविक द्रव्यमान। किसका आणविक द्रव्यमान? तो H2O का आणविक द्रव्यमान। अब H क्या है? H का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? एक। कितने H है? 2, है ना। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। तो क्या है? H2O। H का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 2, है ना। क्या हुआ? तो H का आणविक द्रव्यमान होता है एक। कितने H है हमारे पास? 2 प्लस O क्या? O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? O का आणविक द्रव्यमान होता है 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? 2 + 16 = क्या हो गया? 18। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 50। तो इसका सही आंसर क्या है? 1। ठीक, चलिए अब आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी घोल के पराशरण दाब का घोल समीकरण है PV इज इक्वल टू NH3, PV C इज इक्वल टू N/V, SC C इज इक्वल टू CH3, या ये सभी। तो परा पराशरण दाब का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है? PV इज इक्वल टू NH3। अब सेकंड में क्या, सेकंड ऑप्शन में क्या किया? P इज इक्वल टू क्या कर दिया? N/V SC। इसमें क्या, सिर्फ पक्षांतर किया। और एक जगह हमने देखा है, क्या होता है? N/V इज इक्वल टू क्या होता है? C। तो थर्ड ऑप्शन क्या कर दिया? P इज इक्वल टू CH2। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर ये सभी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1000 ग्राम विलायक में, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय का, अब ये प्रश्न क्या है? क्या दिया ऑप्शन में? नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, या मोल प्रभाग। चलिए, है ना। हमने पहले क्या देखा? अभी मोलरता का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें क्या देखा था? 1000 किसमें? जब अभी हमने क्या किया, जल का क्या निकाला था? मोलरता निकाला था। किसमें था वो? 1000 ग्राम में था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मोललता। मोललता। एक चीज ध्यान रखेगा, जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट किसमें कंफ्यूज होते हैं? मोललता एंड मोलरता में। इसको याद करने का एक फॉर्मूला, मोललता, ला मतलब क्या? लीटर। तो क्या है? मोललता लीटर नहीं है तो क्या है? ग्राम है। तो क्या 1000 ग्राम किसमें? विलायक में विलेय का कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? मोललता। तो क्या क्वेश्चन था हमारा? 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा मोललता। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब पर निम्न में से किस विलयन का क्वथनांक उच्च है ना। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी। ठीक, चलिए अब चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बोला है? रासायनिक रूप से अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे लिया गया, पराशरण से। किससे लिया गया, पराशरण दाब वाले प्रश्न से। अब ये इसको थोड़ा समझ, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पराशरण को समझते हैं। पराशरण क्या होता है ना। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किसका अभिगमन, अणुओं का अभिगमन किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, तो वे अणु जो आवश्यक है उसको क्या करती है, पार होने देती है। मान लो कि कोई झिल्ली है या एक छन्नी समझ लीजिए, वो क्या करती है, वो छन्नी केवल जो आवश्यक चीज़ है उसको क्या करती है, पार जाने देती है और बाकी चीज़ को रोक लेती है। उसी प्रकार से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो क्या बोला, रासायनिक रूप से। तो इनमें से कौन सा जो अ, रसायन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा काम करता है। तो इसका सही आंसर है कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको हमेशा याद रखें, जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो कॉपर फेरोसाइनाइड है, ये किसके जैसे काम करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब क्या होता है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे गुण, है ना, जो किस पर निर्भर करते हैं, मोलों की संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं, मोलों की संख्या पर। ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, ऐसे गुणों को बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो क्या है, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, वाष्प दाब का अवनमन, पराशरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन तो क्या है, हाँ पराशरण दाब क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, अणु अणुसंख्यक गुणधर्म है, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है ना। फिर क्या दिया है, हिमांक का अवनमन, जब क्या है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन किस पर डिपेंड करता है, अणु अणुओं की मतलब रिएक्टेंट की, किससे, नंबर ऑफ मोल्स पे, है ना। क्वथनांक का उन्नयन किस पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर। तो बचा क्या, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन अब क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, जब हम लोग वाष्प दाब का टॉपिक पढ़ते हैं तो वो ध्यान आएगा, है ना। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विलयन ऋणात्मक विचलन नहीं दर्शाता। निम्न में से कौन सा विलयन क्या है, ऋणात्मक विचलन नहीं दर्शाता। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, दो ऑप्शन दिए नहीं है, है ना। मैं यहाँ पे दो ऑप्शन और लिख देता हूँ, है क्या है, क्लोरोफॉर्म, है ना, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर। ठीक है, फिर क्या है, डी, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। हाँ, क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा विलयन क्या है, नहीं दर्शाता ऋणात्मक विचलन। अब ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, तो ये जो टॉपिक है आदर्श अनादर्श विलयन से लिया गया है। आज ठीक है, अब इसमें भी क्या, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कितने टाइप के देखे थे हमने, दो टाइप के, क्या क्या, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, है ना। तो ऋणात्मक विचलन वाले क्या करते हैं, जब क्या होगा, दो दो क्या होंगे, रिएक्शन मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, हीट निकालेंगे, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा, है ना। तो ऐसे कौन कौन से हैं इसमें से, तो इसमें से इसका सही आंसर है डी, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ये क्या कौन सा विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसके दो ऑप्शन दिए नहीं थे हमको। ठीक है, चलिए हाँ, फिर अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाते। अब ये भी पहला क्वेश्चन क्या था, ऋणात्मक विचलन। अब क्या कौन सा विचलन देखना है हमको, धनात्मक विचलन। मतलब क्या, ये क्या हो, ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, जब दो रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कर होता है। जब दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे, जैसे मान लो कि कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में मिले तो क्या हुआ, टेम्परेचर घट गया। इस टाइप के विक्रिया को क्या बोलते हैं, धनात्मक विक्रिया। तो ऐसे कौन कौन से, तो इनमें से कौन है जो धनात्मक विचलन
नहीं दर्शाते, है ना। तो देखिए बेंजीन क्लोरोफॉर्म क्या है, धनात्मक विचलन दर्शाता है। बेंजीन एसीटोन क्या है, धनात्मक विचलन दिखाता है। बेंजीन एथेनॉल क्या है, ये भी धनात्मक विचलन दर्शाता है। लेकिन बेंजीन कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या दिखाता है, धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घोल का अणु संख्यक गुणधर्म आधारित है ना। क्या बोला, किसी घोल का अणु संख्यक गुणधर्म आधारित है विलायक की प्रकृति पर, है ना। अणु संख्यक गुणधर्म क्या होता है, पहले हमको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अणु संख्यक गुणधर्म क्या होता है, ऐसे गुणधर्म जो किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे, किससे, है ना। तो विलय और विलायक के किससे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ऐसे गुणधर्म कौन क्या है, तो क्या बोला है, विलयन में घुलित तथा घोलक की सापेक्ष संख्या। यहाँ प्रकृति की बात किया है, विलायक की प्रकृति, विलय की प्रकृति, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, प्रकृति पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, सापेक्ष संख्या या नंबर ऑफ मोल्स पे। इसका सही आंसर क्या है, विलयन में घुलित तथा घोलक की, है ना। घुलित मतलब विलायक, मतलब जो विलय, तथा घोलक मतलब जो उसको घोल रहा है वो क्या है, विलायक। उसकी क्या सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक विलेय के निश्चित आयतन में, है ना, क्या में, एक विलेय की निश्चित आयतन में ज्ञात नॉर्मलता का मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा W का मान होगा, है ना। अब ये किससे लिया गया है, नॉर्मेलिटी से अपना क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक है। W इज इक्वल टू NeV/1000, ठीक है। ये NeV क्या है, जब हम लोग नॉर्मलता भी आगे देखेंगे तो उसको डिटेल करने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे विलयन को परिभाषित कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। विलयन सॉल्यूशन पूरा लेसन हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसको बोलेंगे जनरली अपन थोड़ा सा भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, विलयन क्या है। तो क्या लिखा है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन, विलयन किससे मिलकर बनता है, विलय और विलायक से। किससे, विलय और विलायक। विलायक क्या होता है, जो किसी चीज को क्या करता है, अपने में घोलता है, और विलय जो उसमें घुल जाता है, इन जनरल टर्म्स में, ठीक है। फिर ये कैसा होना चाहिए, और ये कैसे घुलने और घुलने वाला होना चाहिए, मतलब घोलने वाला और घुलने वाला कैसा होना चाहिए, इनका मिश्रण कैसा होना चाहिए, मिक्सचर कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब समांगी मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें विलय के कण है, मतलब जो घुल रहे हैं वो क्या होंगे, विलायक में पूरी तरीके से घुल जाएंगे, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, जिनको हम नेकेड आई से या जनरली क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है। अब हम लोग क्या किए होंगे, नाइन्थ वगैरह में एक प्रैक्टिकल में भी किए होंगे, है ना। जैसे मान लो ये क्या है, बीकर है, बीकर में क्या है, पानी है, पानी में हम लोग क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, नमक को अब घोलेंगे, है ना। क्या करेंगे, नमक को घोलेंगे, है ना। नमक घोल लिए, अब इसमें क्या किया, लेजर लाइट हम लोग क्या किए, थ्रो किए, तो क्या उसका हमको क्या नहीं दिखता, पाथ नहीं दिखता हमको, उसका डायरेक्ट रास्ता नहीं दिखता। तो इस टाइप का जो मिश्रण है वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। तो दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो विलयन होने के लिए क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय विलय कोई गैस हो, है ना, विलय कोई गैस हो, ठीक। अब ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, सॉलिड सॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन, है ना, जरा इसको थोड़ा याद रखेंगे, है ना, इसको हम लोग थोड़ा आगे डील करेंगे। चलिए अब इसका सही आंसर, इसका आंसर क्या रहता है, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किससे किससे मिला रहता है, पैलेडियम में विलयन, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ठीक है। चलिए अब क्या है, जब दो द्रव, क्या बोला है, जब दो द्रव द्रव ए तथा बी को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, गर्म विलयन प्राप्त होता है। क्या, कौन सा विलयन प्राप्त होता है, गर्म विलयन प्राप्त होता है। यह राउल्ट के नियम के किस प्रकार विचलन दर्शाता है,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, गर्म विलयन प्राप्त होता है, मतलब कैसा रिएक्शन है, उष्मा छो उष्मा क्या है, छेपी है ना। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। उष्मा छेपी मतलब जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, है ना। और दूसरा में क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसमें क्या बोला, जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, गर्म गर्म हो रहा है ना, विलयन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। देखिए इसमें बोला विलयन गर्म होता है, इसका तात्पर्य है कि विलयन क्या है, उष्माक्षेपी है। अर्थात क्या बोला फिर, अर्थात डेल एच क्या है, मैक्स है ना। तो ये कैसा, सिंपल सा एक ट्रिक है ना। अगर क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकल रही है तो क्या होगा, निगेटिव विचलन दर्शाएगा। और क्या होगी, ऊष्मा यदि क्या हो रही है और अब्जॉर्ब हो रही है तो कौन सा विचलन दर्शाएगी, ऋणात्मक विचलन, सॉरी धनात्मक विचलन। ठीक है, इसको ध्यान रखें। जस्ट दो लाइन का क्वेश्चन था, है ना, किस टाइप का रिएक्शन था, ऊष्मा छेपी रिएक्शन है ना। डेल एच क्या है, मैक्स है, तो क्या दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। ठीक है, हीट निकलेगी तो ऋणात्मक विचलन, हीट एब्जॉर्ब होगी तो धनात्मक विचलन। ठीक है, चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अभी भी हम लोग देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, है ना। विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना, उसकी प्रकृति पर नहीं। एसिड है, बेस है, या कुछ और है ना, इस पर निर्भर नहीं करेगी। किस पर निर्भर करेगी, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, विलय या विलायक के। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से गुण है ना, इसको देखते हैं। तो वाष्प, एक सेकेंड, तो किस पे, वाष्प दाब में अवनमन, है ना, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन या परासरण, ये सब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किसकी, विलयन की। ठीक है, ये सब क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये जो चारों चीजें हमने देखी, वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब में उन्नयन, अवनमन है ना, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ये सब किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, विलय और विलायक के। है ना, तो ये सब क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, किसके, विलय और विलायक के। ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, संगुणन तथा वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं, है ना। इसको देखिए किसे कहते हैं, उसको थोड़ा बताया है यहाँ पे, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। विलयन में उपस्थित कुल अणुओं के उस भाग को जो संगुणित होकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसको संगुणन बोलते हैं, सामान्य सी बात है। तथा कुल अणुओं के उस भाग को जो आयनों में वियोजित होते हैं, उसको वियोजन की मात्रा बोलते हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, वियोजन की मात्रा किसको बोलेंगे, है ना। हमने क्या लिया, एक क्या था, सॉल्यूशन था, मतलब एक तो समझ लेते हैं, पानी है, पानी में क्या डाला हमने, NaCl डाला। अब NaCl क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा, पूरी तरीके से टूटेगा, है ना। तो अब वो हो सकता है कि हमने क्या किया, रॉक सॉल्ट डाल दिया। तो रॉक सॉल्ट क्या है, पूरी तरीके से घुलेगा क्या पानी में, हो सकता है कि कुछ बच जाए, कुछ ना घुले, है ना। तो जितना घुलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जितना घुल गया, है ना। घुल गया मतलब क्या, NaCl, Na+Cl माइनस में टूट गया, तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, वियोजित हो गया अपने आयन में। क्या हो गया, जितनी मात्रा में वियोजित होगा, जितनी मात्रा में घुलेगा, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता की परिभाषा दीजिए। हमने पहले क्या एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरे मुझे जहाँ तक ध्यान है, मोलरता की, है ना। अब क्या क्वेश्चन पूछा है हमारा, मोलरता, है ना। मैंने मोलरता में क्या बताया, एक क्या होता है, मोलल मोललता, है ना। मोललता ला से क्या, लीटर, तो क्या है ना। तो मोललता क्या है, लीटर नहीं है, लीटर नहीं है तो ग्राम है, और इसमें क्या है, लड़ता, है ना, यहाँ लीटर की बात होती है। ठीक है, ये क्या है, एक टर्म है जिसमें, मोलरता क्या है, एक टर्म है जिसके माध्यम से हम क्या बताते हैं, कंसंट्रेशन बताते हैं। तो क्या है देखते जाइए, है ना। किसी विलयन में, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, या एक है, एक ही मतलब है, 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है, दिया है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या किसमें, 1000 ml में या 1 लीटर में। ठीक है,
चलिए अब, अरे फिर से एक question। चलिए, समपराशरी विलयन क्या होते हैं? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे विलयन, है ना, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयनों में विलय की मोलर सांद्रता समान होती है तथा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने से परासरण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, क्या है, क्या बोला? ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, जिसमें विलेय की, किसकी, विलेय की मोलर सांद्रता क्या होगी, समान होगी। ठीक है, सेम होगा। और इसको क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं समपराशरी विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्जेलिक अम्ल, क्या बोला है? ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार दे दिया है आपको, 63 है ना। चलिए 0.63 ग्राम किसमें, 500 मिलीलीटर में, 500 मिलीलीटर, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या पूछा है, 500 मिलीलीटर विलियन में घुले हैं, विलियन की नॉर्मलता। ठीक है, अभी तक जितने भी हम लोग टर्म देख रहे थे, है ना, क्या क्या, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना, उसके बाद मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब किस में थे, मतलब लगभग ही, कोई 1000 ग्राम में था, कोई 1000 लीटर में था, है ना, 1000 लीटर में, मिलीलीटर में था। ठीक है, तो वैसे ही अब हमको यहाँ देखना है, इसको सॉल्व कैसे किया, देखते जाइए, है ना। क्या दे दिया, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर क्या दिया है, ग्राम लीटर में सांद्रता प्रति बटे में तुल्यांकी भार। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया है हमारा, तुल्यांकी भार दे दिया है ना, किसमें, तुल्यांकी भार मतलब ग्राम लीटर में सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, चलिए देखते जाइए। तो तुल्यांकी भार कितना दिया है, 63, तुल्यांकी भार क्या है, 63 है। चलिए 66, फिर अब देखिए यहाँ 0.63 इंटू 2, ये क्यों किया, है ना, क्या बात हुई थी, ग्राम लीटर, ये किस में दिया है, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, तो सीधा सीधा क्या हो गया, डबल हो गया, इसलिए क्या किया, 63.2, ये हो गया, इज इक्वल टू n/50, है ना। अब जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं कितना आता है आंसर, 0.02 नॉर्मल थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन। हाँ, क्या बोला है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, क्या बोला है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलयन के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत सीधा बता दिया है ना। द्रव्यमान प्रतिशत क्या बोलेंगे, क्या होता है, विलयन किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक से, किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। तो मैं बोलूंगा कि विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, मतलब देखिए क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। विलयन किससे मिलकर बना है भाई, विलयन किससे बना है, विलेय प्लस विलायक से। ठीक है, अब क्या बोला, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। अब विलेय का किसमें, विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब कितने मात्रा में, कितने मात्रा में क्या घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है ना। तो ये क्या होता है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। अब ये अवयव क्या है, दोनों हो सकता है ना, अवयव क्या है, विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। ठीक है, अवयव का द्रव्यमान जैसे मान लो कि 100 ग्राम क्या है हमारा, नमक है, किसमें 1 लीटर पानी में, अभी के लिए जस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 बाई विलियन का कुल द्रव्यमान क्या है, विलियन का कुल द्रव्यमान, है ना, 1000 इंटू 100, ये कट गया कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया इसका, मजा आ रहा है, इसमें 1000 एम एल में क्या है, कितना घुराया हुआ है, 100 ग्राम, समझ आ रहा है, 100 ग्राम, तो सीधा सीधा क्या आ गया, 10%, इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, फिर से ये क्वेश्चन, हाँ,
जल की मोलरता की गणना कीजिए। परिभाषा की हमने इससे पहले जल की मोलरता की गणना की थी, है? परिभाषा के अनुसार जल के 1000 ग्राम 1000 ग्राम द्रव्यमान में जल के मोलों की संख्या उसकी मोलरता को प्रदर्शित करती है। जल का आणविक द्रव्यमान है 18, है ना? 18 बोला। फिर क्या किया, 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1000 ग्राम बाई 16 डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा 60 62.5। तो जल की मोलरता क्या हो गई, 62.5। नेक्स्ट, सर यही था क्या? ये है ना? चलिए, चलिए, क्या प्रश्न क्या है, मोल प्रभाज क्या है, या मोल अंश क्या है, और सूत्र लिखिए, है ना? क्या दिया है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव। अब विलयन के अवयव क्या क्या होते हैं, विलय और विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, विलयन किससे मिलकर बना है हमारा, अभी के लिए मान लेते हैं विलय ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है? इससे मिलकर बना है हमारा विलयन, ठीक। अभी क्या कर रहे हैं हमने, मोल प्रभाज को मान लेते हैं एच, ठीक। तो अब मेरे को क्या बोला, परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित अवयव, अब मैं बोला कि विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज नंबर ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना? क्या बोला है, विल अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या। कुल उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो Na प्लस Nb, है ना? ये क्या होगा, एक्स ए। ये क्या है, विलय, ये क्या है, विलय का मोल प्रभाज। अब पूछा कि विलायक का मोल प्रभाज क्या है, विलायक का मोल प्रभाज मान लो एक्स है ना? तो इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ विलायक, है ना, नंबर ऑफ विलायक के मोल डिवाइड में क्या, नंबर ऑफ टोटल मोल। ये क्या है, टोटल मोल क्या है, एन बाई ए, ठीक। तो यही होता है, इसको बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है मोल प्रभाज, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट अणुभार दे दिया है का, है ना, अणुभार क्या है, 392 का 100 मिलीलीटर में एक 0.1 नॉर्मेलिटी विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम लवण लगेंगे, ठीक है? तो अब हम हमको फॉर्मूला मालूम है ना, लवण, आवश्यक लवण का द्रव्यमान, है ना, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू तुल्यांकी भार इंटू आयतन, ठीक है? तो क्या किया, हमको क्या दे दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है 0.1 नॉर्मेलिटी, क्या दिया है, ये नॉर्मेलिटी दे दिया है। फिर क्या दिया है, अणु क्या है, तुल्यांकी भार, क्या दिया है, इसका तुल्यांकी भार कितना है, अणु भार 392, ये हो गया। फिर किस में, 100 मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाई 1000। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से जीरो कट गया, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। फिर इसको, सॉरी, क्या हो जाएगा, इतना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा पॉइंट था वहाँ का कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 3.92। चलिए, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, 0.1 मोल 0.1 मोल NaCl तथा 0.1 क्या, 0.1 मोलारिटी तथा और 0.1 मोलारिटी ग्लूकोज विलयन में किसका परासरण दाब तथा क्वथनांक अधिक होगा। तो क्या लिख, आंसर क्या है, देखिए जाइए।
आयतन के आयतन के आयनन के पश्चात NaCl क्या है, दो भाग में टूट जाता है, Na प्लस व Cl माइनस में। सामान्य सी बात है ना। परंतु ग्लूकोज का विलयन क्या होता है, आयनित नहीं होता। ग्लूकोज क्या होता है, अपने भागों में टूटता है क्या, नहीं। C6H12O6 किससे बना हुआ है, हाँ, आयनिक बंध से तो बना नहीं है, किससे बना, सहसंयोजी बंध से। वो क्या अपने आयनों में नहीं टूटता, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, अतः 0.1 m है ना, MnACl के कणों की संख्या क्या होगी, 0.1 m ग्लूकोज के कणों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी, है ना, डबल हो जाते हैं ना सीधे सीधे। कणों की संख्या की बात हो रही है, किसकी, एक्टिव कण है ना, किसके, दोनों के, है ना। तो NaCl क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, Na प्लस में Na क्या हो जाता है, प्लस में टूट जाता है, Cl माइनस में हो जाता है, तो क्या डबल हो जाता है। इसलिए NaCl का क्या होगा, परासरण दाब तथा क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, जिसमें चार, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मोलरता और मोललता में अंतर, है ना। तो क्या क्या अंतर है भाई, मोलरता क्या है और मोललता क्या है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। मोलर- मैंने पहले भी बताया, मोललता, ला क्या है, लीटर नहीं है तो क्या है, ग्राम है, और इसको लीटर समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या है मोलरता, एक लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, ये क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फिर 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय की संख्या, ये क्या होगी, मोलरता, मोललता, है ना। ये टर्म है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसको थोड़ा देखेंगे। लीटर में जब बताएंगे तो मोलरता, ग्रा 1000 मिलीलीटर में बताएंगे मोलरता, 1000 ग्राम में बताएंगे तो मोललता, ठीक है। फिर ताप परिवर्तन से विलयन में मोलरता क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ताप परिवर्तन करने से क्या होता है, ये परिवर्तित नहीं होता। ये बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है इसके, ठीक है, फीचर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, वन मोलैरिटी या मोलैरिटी H2SO4 और वन नॉर्मेलिटी H2SO4 में किसकी सांद्रता ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, है ना। ये क्या होता है, क्या लिखा है देखिए, है ना, एक एक मोलैरिटी क्या है H2SO4, है ना, किसमें, एक नॉर्मेलिटी H2SO4 की अपेक्षा अधिक सांद्र होगा, क्योंकि एक विलियन, है ना, एक मोलैरिटी विलियन, विलियन में प्रति लीटर में, है ना, किसकी मात्रा है, अम्ल की मात्रा है ना, तो घोलकर बनाया जाता है। जबकि जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, आयतन में, उसी आयतन में अम्ल के, ठीक है, क्या बोला है, जबकि वन नॉर्मेलिटी विलियन के उसी आयतन में अम्ल के कितने ग्राम को घोलकर बनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, प्रेशर कुकर के उपयोग से खाना जल्दी पकता है क्यों। सिंपल सी बात है, खाना जल्दी, खाना पकाने के लिए क्या चाहिए, खाना कब पकता है, जब उसको हीट दे। खाना क्यों पकता है, इसको पहले थोड़ा समझते हैं, है ना। चलिए, खाना पकता है हीट के कारण, हीट हीट देते हैं तो क्या होता है, खाना पकता है। अब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बंद इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बंद इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्या कर दे रहे हैं, अपना जो भी भोज्य पदार्थ है उसको डाल दे रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, इधर से हीट दे रहे हैं। अब हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, वो भाप बनेगा, ये सारी चीजें होंगी, तो उसको निकलने देते हैं क्या, नहीं, बंद कर देते हैं, तो क्या धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता है, साथ में क्या हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये दोनों बढ़ने के कारण क्या होता है, हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या है, हमारा खाना और जल्दी पकता है, ठीक है। क्या बोला, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब तथा के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। चलिए, फिर क्या बोला, हेनरी के नियम के हेनरी नियम स्थिरांक के एच की सार्थकता क्या है, के एच का मान उच्च होगा, द्रव में गैसों की विलेयता उतनी ही कम होगी, ठीक है। हेनरी का नियम क्या बताता है, हम्म, हेनरी का नियम क्या बोलता है कि अ, जो गैस है, गैस मतलब हेनरी का नियम क्या है, तो गैस की द्रव में विलेयता को बताती है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर हम लोग देंगे बंद इन्वायरमेंट में, गैस क्या होगा, उतना ज़्यादा विलायक में मतलब लिक्विड में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। जैसे हम लोग देखे होंगे
कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, हाई प्रेशर में CO2 को क्या करते हैं हम लोग, अम, डाल देते हैं उसमें। डालने के कारण क्या होता है, वो हाई प्रेशर घुल जाता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ढक्कन जब खोलते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोले तो क्या हुआ, प्रेशर क्या होगा, एक तरफ से कम होगा, तो जितना भी जो CO2 था, जो क्या था कोल्ड ड्रिंक में घुला हुआ था, प्रेशर कम होने के कारण क्या हुआ, सब बाहर आ गए। तो क्या हमको एक देखने को मिलता है, ठीक। तो वही उसी में बात कर रहा है। pH का मान जितना अधिक होगा, द्रव द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है, उतनी ही कम हो जाती है। ठीक, जैसे जैसे pH का मान बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके कांस्टेंट लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, के का वैल्यू बढ़ेगा, ये इसकी क्या होगी, द्रव द्रव की विलेयता किसमें, मतलब गैस की विलेयता द्रव में क्या होगी, घट घट जाएगी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटी फ्रीज किसे कहते हैं। एंटी फ्रीज वे पदार्थ हैं जिनकी उपयुक्त मात्रा जल में, मतलब जल की निश्चित मात्रा में मिलाने पर जिसका हिमांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको जल में मिला देंगे तो जल के जो हिमांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब क्या, जल सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि कितने टेम्परेचर में जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है। अब मान लो कोई एक एक्स पदार्थ है, उसको क्या कि जल में डिजोल्व कर दे, तो अब हो सकता है वो 2 डिग्री सेल्सियस में जमे, 3 डिग्री में जमे, या 1 डिग्री में जमे। तो इस टाइप का जो काम करते हैं ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी फ्रीज, है ना। तो एंटी फ्रीज के जैसे कौन सा काम करता है, तो एक एग्जाम्पल है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलता की परिभाषा एवं सूत्र, है ना। किसी विलयन में की नॉर्मलता उसके 1 लीटर में, अभी हमने देखा मोलरता और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है ना। क्या था, किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसे एन से डिनोट करते हैं। क्या बोला, विलयन के ग्राम प्रति लीटर में विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइड में क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों का द्रव्यमान, है ना। तो क्या बोला, विलेय का भार बटे में विलेय विलेय का ग्राम तुल्यांकों का भार इंटू 1000 बटे में ml, ये इसका सूत्र है, ठीक है, जनरल। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन, 0.25 मोल H2SO4 में कितने ग्राम H2SO4 है। क्या बोला, 1 मोल की बात नहीं किया यहाँ, 1 मोल की बात नहीं किया, कितने, 0.25 मोल H2SO4 में कितने ग्राम H2SO4 है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो ये 16 कैसे आया, यहाँ पे ऑक्सीजन का पता है कितना होता है, 16 × 2, सॉरी 16 × 4, है ना। फिर क्या है, H 1 × 2, और फिर एस का निकाल लेंगे, वही लगभग अ, होगा वही, है ना। तो ये सब तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 98 ग्राम, है ना। तो मोलों की संख्या, क्या बोला है, मोलों की संख्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला, मोलों की संख्या का फॉर्मूला है पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, हाँ, पदार्थ का द्रव्यमान इंटू आणविक द्रव्यमान। अब मोलों की संख्या, अब इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो मोलों की संख्या क्या हुई है, दी हुई है यहाँ 0.25, है ना। और आणविक द्रव्यमान कितना है, 98 हमने निकाला था। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 24.5 ग्राम। तो 0.25 मोल H2SO4 में कितने ग्राम H2SO4 होंगे, तो 2.4, 24.5 ग्राम, ठीक है।